अगर आप पिछले 6 महीने का मार्केट का ट्रेंड देखेंगे ना, मार्केट का ट्रेंड यही रहा है। मार्केट एक रैली दिखाता है, उसके बाद उस रैली का कई बार एक तिहाई, कई बार आधा और कई बार 2/3 हिस्सा गिव अप कर देता है। उसके बाद मार्केट एक नई रैली की शुरुआत करता है। पिछली बार क्या रीजन था? कभी हम बोलते हैं कि ये ट्रेड डील नहीं हो रही है, इस वजह से रीजन हो जाता है, कभी क्रूड रीजन बन जाता है। इस बार रुपया रीजन बन गया है। बिल्कुल रुपए का इम्पैक्ट है, सेंटीमेंट पर इम्पैक्ट है रुपए का, एफआई की सेलिंग है, लेकिन ऐसा वो तो हम 90 में ऐसी क्या चीज़ है जो 89 में या 91 में नहीं है, अगर आप मुझसे पूछें तो वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल है ना। लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल अगर टूटता है तो उसकी एक इम्पैक्ट होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। यही एक रीजन है। अदरवाइज मेरा ये मानना है, और अभी भी हम अगर आप देखें निफ्टी ने 20 डेमा को डिसाइसिवली नहीं तोड़ा है। हाँ, आज अगर आप 25,900 के नीचे बंद हो गए और उसके बाद फिर वो 25,800 जहाँ पे काफी बड़ी रेजिस्टेंस थी वहां सपोर्ट नहीं मिला, तो ये मार्केट के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग होगा। आई थिंक मेरा मेन कंसर्न निफ्टी नहीं है, मेरा मेन कंसर्न है मिड कैप्स। क्योंकि आप देखें तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने, खासतौर से स्मॉल कैप ने तो रैली में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, और अब जब मार्केट में गिरावट आ रही है तो ये ज्यादा गिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो लोगों का पेन है, उनके पोर्टफोलियो का पेन है, वो कहीं ना कहीं अब उभर कर आ रहा है, वो आपको दिख भी रहा है। तो वहां ज्यादा तकलीफ है मेरे ख्याल से। निफ्टी ठीक है आशीष, निफ्टी में मैं कहूँ 25,900 क्या 25,400 25,500 भी आ जाए तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर भी हम एक मतलब लॉन्गर टर्म में एक अप ट्रेंड में ही है। एफआई की सेलिंग, रुपी का इम्पैक्ट, बहुत चीजें हैं। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं है ये। हम गिरे हैं 2.5 दिन, उससे पहले हम चले थे काफी जबरदस्त। तो ठीक है, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन ये 2 दिन खराब रहे हैं विदाउट इट। हाँ नहीं, ये सच है। अगर थोड़ा सा लंबा चार्ट दिखाएं तो इतनी ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, बस क्या आदत नहीं रहती है, ऐसे देखते हैं तो मूड खराब होता है। और बीच में फिर सवाल उठ रहे थे कि जब बाजार तेज़ी कर रहा था तो आपने दिखाया भी था डेटा के थ्रू कि हम रिटेल के पोर्टफोलियो को तो वैसे भी उस तेज़ी का ज़्यादा फायदा नहीं मिला था, और गिरावट में हम सबसे आगे खड़े हो गए, इसीलिए और दिक्कत आ रही है। अच्छा, इस बीच चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन, डॉक्टर अनंत नागेश्वरन के बयान आते हुए कि हम ज़्यादा चिंतित नहीं है रुपए में इस कमजोरी को लेकर, और इनफैक्ट अगले साल से रुपया वापस मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। वो डिटेल्स स्क्रीन पे चल रही हैं। लेकिन ऐसे में फिर हमेशा चर्चा होती रहती है, आपने कहा कोई मीनिंगफुल गिरावट है नहीं, कोई घबराने वाली ज़रूरत है नहीं, एक बहाना बन गया शायद रुपया, और इसीलिए दबाव थोड़ा सा गहराता हुआ। ऐसे में लॉजिकली आप होते और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते तो आप बाजार को लेकर रणनीति क्या बनाते? क्या इस बाजार में मैं पैनिक में बेच के निकलूं, या अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बटोरना शुरू करूं? मेरा अप्रोच क्या हो, या अभी वेट एंड वॉच वाला मामला है? देखिए, मेरी अप्रोच वही रहेगी जो पिछले 6 महीने से, पिछले 1 साल से आप मेरे साथ बैठते आए, मैं वही अप्रोच रखी है। जहां गिरावट आ रही है, अच्छे शेयर्स अगर आपको आपके रेट पे मिल रहे हैं तो उनको एक्यूमुलेट करिए। निफ्टी के ETF में हर 200 पॉइंट की गिरावट पर ऐड करिए, और ट्रेडिंग से थोड़ा बचिए। ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे करिए, या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग से थोड़ा बचिए, क्योंकि बहुत लोग पोजिशनल शॉर्ट नहीं ले पाते हैं। और जैसे ही मार्केट से कंफर्मेशन मिले, देखिए इवेंचुअली ये डिक्लाइन भी खत्म होगी, और वहां से फिर मुझे लग रहा है कि वापस बड़ी रैली आएगी। आई थिंक पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि 30,000 का हमारा टारगेट है, लेकिन उसमें कई बार ऐसा होगा, एक बार निफ्टी 26,300 तक जाएगा, फिर वहां से हो सकता है 25,800 आ जाए, फिर 27,000 जाके हो सकता है वापस 26,200 आ जाए, फिर 28,000 जाकर हो सकता है वापस 27,000 आ जाए। क्योंकि ये वो पैराबोलिक मार्केट नहीं है आशीष जी, ये 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड वाली मार्केट है। अभी हम इस समय 1 स्टेप बैक ले रहे हैं। 1 स्टेप बैक जब आप लेते हैं, अगर आपने कभी भी ओलंपिक्स वगैरह देखे हो, जो लॉन्ग जंपर होते हैं या ट्रिपल जंपर होते हैं, वो हमेशा 1 स्टेप बैक लेते हैं, पहले पीछे से भाग के आते हैं, तभी वो आगे कूद पाते हैं। तो इसके लिए उसको उसी तरीके से देखें। मार्केट और स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसको उसी तरीके से देखें कि इस समय 1 स्टेप बैक का टाइम है। थोड़ा अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना है, मतलब कैश को प्रिजर्व करना है, और फिर जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो गोता लगाना है जोर से। लेकिन इस बीच में अगर आपको आपके शेयर और स्ट्रेंथ के साथ रहे आशीष, मैं एक चीज कहूंगा, ऑटोज, खासतौर से 2 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स, सेलेक्टेड बैंक्स, PSU बैंक्स, इन्हीं में रहें, तो मेरे ख्याल से अगली जो रैली होगी उसमें आपको शानदार मौके मिलेंगे। इनफैक्ट अनुज, आज के मार्केट को देखेंगे तो 2 पॉकेट्स पर स्पेशली आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ आप देखिए IT, जहां पर इतनी ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी, आज पूरे पैक में अगर कोई शाइन कर रहा है तो वो IT बास्केट है। और दूसरी तरफ PSU बैंक्स का आप जिक्र कर रहे थे, काफी गिरावट आज के सेशन में PSU बैंक बास्केट भी दिख रहे हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स भी है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज और डिप्स दिख रही है क्या? दोनों पॉकेट्स के मूवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं आज? दीपाली, ये आज एक एल्गो ट्रेड प्ले आउट हुई है। एल्गो ट्रेड मतलब कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि सरकार ने ये डिसाइड किया है कि क्योंकि ट्रेड डील में अभी टाइम लग रहा है, तो
एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए थोड़ा रुपये को डिप्रिशिएट होने दिया जाए, वरना अब तक आराम से इसको हम डिपेंड करके 88 तक हो सकते थे। लेकिन जिस तरीके से रुपये गिरा है उसका एक डायरेक्ट फायदा आईटी को मिलता है और उसी का एक डायरेक्ट प्ले पीएसयू बैंकों में होता है। और कहीं ना कहीं मार्केट को एक सेंस ये भी लग रही है कि जो जीडीपी का आंकड़ा था और जिस तरीके से करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, शायद आरबीआई गवर्नर के पास स्कोप नहीं होगा फ्राइडे को रेट कट करने का या बहुत ज़्यादा डविश रहने का। तो उस वजह से ये एक एल्गो ट्रेड है, प्योर एंड प्योर एल्गो ट्रेड है। आईटी वैसे भी हमने एक बात कही थी कि आईटी को भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा जगह दें, लेकिन पीएसयू बैंकों में मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है आपको मौका देगी अगर आपने प्रीवियस रैली मिस की थी तो।